तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात करी थी कि किस तरीके से फेज़ 4 के अंदर आने वाली मूवीज़ जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट किस्म की तो निकली थी, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी थी जो कि किसी जेम से कम नहीं थी। और हमने उस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर सारी की सारी अपनी मूवीज़ को रैंक करा था जो कोई भी फेज़ 4 के अंदर रिलीज़ हुई थी। तो आज की इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फेज़ 4 के सारे टीवी शोज़ और उन सीरीज़ के ऊपर जो कि फेज़ 4 के अंदर रिलीज़ की गई हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि फेज़ 4 जो है एक ऐसा फेज़ है पूरे के पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, जिसके अंदर सीरीज़ और मूवीज़ को मिला के सबसे ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस किया गया है। तो आज की जो हमारी रैंकिंग होने वाली, इसके अंदर हम मार्वल फेज़ 4 के अंदर रिलीज़ होने वाली सारी की सारी टीवी शोज़ को इंक्लूड करेंगे और साथ-साथ जो 2 स्पेशल हमारे पास आए थे, उनको भी मैं इसी लिस्ट के अंदर रैंक करने वाला हूँ। सो गाइस, दिस इज़ पीट टाइगर। बिना किसी और बात के फौरन से अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे मैं यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि शी हल्क को रखना चाहूँगा और आई एम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है इस पूरी की पूरी चीज़ से अग्री करेंगे ही। तो मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करूँगा कि मैंने इसको नंबर 10 पे क्यों रखा है, क्योंकि पहले ही हम इसके ऊपर 9 हफ्तों तक इंतजार कर करके एपिसोड देख देख के बात कर चुके हैं और हमने अपना 9 हफ्तों तक टाइम वेस्ट करा। तो अब मैं इसके ऊपर एक सेकंड भी और वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। जिसको इस रैंकिंग से प्रॉब्लम हो तो वो मुझे डीएम करके पर्सनली मुझसे लड़ सकता है। नंबर 9 पे मैं जिस सीरीज़ को रखना चाहूँगा वो हॉकाई सीरीज़ है। अब हॉकाई सीरीज़ शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी सीरीज़ होगी जो कि मोस्ट फॉरगेटेबल है। मतलब शी हल्क को भी हम उसके कुछ चीज़ों की वजह से याद ज़रूर रखेंगे, चाहे वो स्मैश वाली हो या डेयरडेविल वाली हो, लेकिन हॉकाई के अंदर मुझे नहीं याद कि ऐसी कोई भी चीज़ होगी जिसको हम याद रखें या फिर हॉकाई को मैंने पलट के कभी दोबारा भी देखा हो। हाँ, उसके अंदर किंगपिन का जो कैमियो था, उसके पूरे का पूरा लास्ट एपिसोड फिनाले के अंदर अच्छा खासा रोल था, वो एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इम्पैक्ट वो फील नहीं कर पा पाई जो किंगपिन के कैरेक्टर से उसको करवाना चाहिए था। और बेसिकली देखा जाए तो हॉकाई की पूरी सीरीज सिर्फ केट बिशप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बनाई गई थी और ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। तो इसलिए मेरे लिए ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर 8 पे मैंने जहाँ पे जिस चीज़ को रखा है वो मेरे पास कोई और नहीं बल्कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर होने वाला है। अब मैं ये कहूँगा कि इस शो को जब रिलीज़ किया जा रहा था इसके सारे के सारे एपिसोड वाइज, तो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा शुरू में एंजॉय कर रहा था। यूएस एजेंट का जो कैरेक्टर था वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो गया था, जिस तरह से वो अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। बकी का कैरेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन एंडिंग के अंदर जब उन्होंने कैप्टन अमेरिका सैम को बनाया, उसको वो कॉस्ट्यूम दिया और वो आखिर में पूरी की पूरी स्पीच देता है, तो मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट महसूस नहीं हुआ। क्योंकि कैप्टन अमेरिका जो है बिग 3 के अंदर से है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के, या हम मार्वल कॉमिक्स की क्यों ना बात करें, और जो बात स्टीव रॉजर्स की थी, क्रिस एवांस की थी, वो यहाँ पे मुझे कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आई। और शायद यही वजह हो सकती है मेरे डिसअपॉइंट होने की सीरीज़ से कि कैप्टन अमेरिका मुझे इतना ज़्यादा दमदार नहीं लगा जितना उसको होना चाहिए था। और ओवरऑल देखा जाए तो सीरीज़ का जो विलन था वो भी बिल्कुल खास नहीं लगा था मुझे। ये पूरी की पूरी सीरीज़ देखा जाए तो सिर्फ पाद्रीपुर की इंट्रोडक्शन और सुपर सोलर सीरम के अराउंड घूम रही थी, जो कि इसका अच्छा पार्ट था। तो नंबर 7 पे कुछ और नहीं बल्कि मैंने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल को रखा है। अब मैं मानता हूँ कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और इसके हवाले से काफ़ी बात भी कर रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी ये बात कही थी कि मुझे ये पूरी की पूरी स्पेशल सीरीज़ जो पसंद तो आई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि मैं इसको बहुत ज़्यादा हाई रैंक करूँगा या फिर मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन होकर रह गया हूँ। हाँ, मैंने इसको एंजॉय करा, इसके अंदर थोड़े बहुत इमोशनल मैं ज़रूर हुआ देखने के बाद, लेकिन एज अ एमसीयू एक्सपेंशन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला था। ये सिर्फ गार्डियंस की एक छोटी सी स्टोरी को सुना रहे थे, जो कि जैसा कि हम देखते हैं ना कि कभी कभार कॉमिक्स के आखिरी पन्नों में हमें 2-3 पेज में एक एक्स्ट्रा स्टोरी मिलती है, तो ये कुछ उस टाइप का था। तो नंबर 6 में मैं रखना चाहूँगा व्हाट इफ के सीजन 1 को। अब व्हाट इफ जो है एक बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ मैं देख रहा था। इसका कोई एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फाड़ के जा रहा था और कोई बिल्कुल ही ऐसा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई कि बस खत्म हो गया, ये इतना ही था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार कॉन्सेप्ट था वो यही था कि हमें अपने कैरेक्टर्स के ऑल्टरनेट वर्जन्स देखने को मिले। हम जिस थॉर को इस यूनिवर्स में जैसा देखते हैं वो दूसरी यूनिवर्स में थोड़ा सा अलग था। कैप्टन मार्वल का अलग ओरिजिन में देखने को मिला। इसी तरह बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उसका एपिसोड नंबर 4 हम कैसे भूल सकते हैं, सुप्रीम स्ट्रेंज वाला, जो कि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा बेस्ट स्टोरी आर्क लिखा गया था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पूरे फेज़ 4 के अंदर। और उसके बाद जो उसका फिनाले था जहाँ पे अल्ट्रॉन हमें एज अ विलन देखा, जिसके बाद इन्फिनिटी स्टोन्स लग जाते हैं। तो ये 2 एपिसोड मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा हैवी थे और इस सीरीज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। नंबर 5 पे मैं रखना चाहूँगा अपनी मिस मार्वल यानी कमाला खान को। तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग अग्री नहीं करेंगे कि मैंने मिस मार्वल को इतना ज़्यादा ऊपर क्यों रखा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि उसके अंदर पूरे के पूरे पाकिस्तान ओरिजिन को दिखाया गया। उसके पाकिस्तान को उन्होंने विजिट किया, उर्दू लैंग्वेज के ऊपर एम्फेसिस करा, हिंदी सॉन्ग्स और इंडियन सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा उन्होंने दिखाया। यानी कि एज अ साउथ एशियन सुपर हीरो फैन मेरे लिए ये चीज़ सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, और खासकर पाकिस्तानी, कि उसमें पाकिस्तानी सुपर हीरो को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको दिखाया भी गया। तो आप कह सकते हैं कि मैं इस पूरी की पूरी रैंकिंग को लेकर थोड़ा सा बायस्ड हूँ, क्योंकि उसके अंदर मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। मैंने पार्टीशन की चीज़ों को देखा तो मैं ज़्यादा समझ पा रहा था, तो शायद मैंने इस वजह से सीरीज़ को ऊपर रखा है। लेकिन रही बात मिस मार्वल यानी कमाला खान की, तो उनकी जो पूरी की पूरी एक्टिंग थी ईमान विलानी की, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी सीरीज़ के अंदर। और आखिर में जो हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला, तो उससे सीरीज़ की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो कैप्टन मार्वल यानी कि दी मार्वल्स की हमें मूवीज़ में नजर आने वाली हैं। देखो, वांडाविजन की अगर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसी सीरीज़ है, जब इसको देखना मैंने शुरू किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की थी।
लिटरली एक ऐसी सीरीज थी जिसके एक एक एपिसोड के लिए एक हफ्ता गुजारना मुश्किल हो जाया करता था। हर एपिसोड के आखिर में ऑलमोस्ट क्लिफ हैंगर हुआ करता था। और यही चीज़ मुझे वांडाविजन की सबसे ज़्यादा पसंद आई है कि जितनी भी सीरीज़ हमने अब तक देखी हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग और क्लिफ हैंगर्स हमें देखने को मिले हैं वो इस सीरीज़ में और एक लोकी सीरीज़ में, जिसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं। तो मुझे इस वाले से ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और क्योंकि ये मार्वल की सारी सीरीज़ की स्टार्ट थी तो मेरा अपना भी हाइप कुछ ज़्यादा ही इससे बना हुआ था। और देखा जाए तो उन्होंने हमारा कहीं जगह काटने की कोशिश करी है, लेकिन मुझे वो चीज़ें पसंद आई हैं क्योंकि मार्वल ने कभी भी हमसे नहीं कहा था कि मुफिस्टो सीरीज़ के अंदर होने वाला है, कोई सिल्वर होने वाला है। ये सारी की सारी चीज़ें हम फैंस खुद से थ्योरराइज कर रहे थे और हमारी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती गई। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल देखा जाए तो ये शो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। जहाँ पे जिस तरह से वांडा के कैरेक्टर के साथ दिखाया गया, उसके ओरिजिन को दिखाया गया, विजन को दिखाया गया, उसके 2 बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया गया, सॉर्ड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि एक बहुत ही बड़ी एजेंसी है और फ्यूचर में उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और एक तरह से जो मैं बात हमेशा करता हूँ कि यूनिवर्स एक्सपेंशन की, तो इस सीरीज़ के अंदर वो काफ़ी हद तक की भी गई थी। तो अब हम अपने जैसे कि टॉप 3 के अंदर पहुँच चुके हैं। तो नंबर 3 पे मैं जिस चीज़ को रखना चाहूँगा वो कुछ और नहीं बल्कि वेयरवुल्फ बाय नाइट होने वाला है, जो कि एक स्पेशल हमारे पास रिलीज़ किया गया था। अब ये एक ऐसी चीज़ थी जिसका सिर्फ मैंने ट्रेलर देखा था और मैं इसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था और ना ही मेरी इससे कोई एक्सपेक्टेशंस थी कि ये हमें कुछ अच्छा दिखा सकता है। लेकिन मैं सच कहूँगा कि जब मैंने इस पूरे के पूरे स्पेशल को देखा तो मेरा मार्वल का पूरा देखने का पर्सपेक्टिव बदल चुका था। सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से इसको ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट के अंदर रखा गया था, वो पूरी की पूरी हॉरर 70s और 80s वाली थीम दी गई थी, बैकग्राउंड म्यूजिक, सारी की सारी चीज़ों की टेंशन बढ़ाने वाला म्यूजिक, तो वो बहुत ही ज़्यादा कोई क्लासी लग रहा था। इसके अलावा मैं यहाँ पे शिकायत ज़रूर करूँगा कि वेयरवुल्फ का जो पूरा कैरेक्टर लुक था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन यहाँ पे जो मेन थिंग था, मतलब यार उसने तो क्या उसकी CGI थी, उसका क्या एक्शन था, उसके क्या भरम थे, उसका क्या कैरेक्टर था, वो बिल्कुल परफेक्ट था कॉमिक्स से। तो मुझे तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं ये कहूँगा कि वेयरवुल्फ बाय नाइट से ज़्यादा मैं मैन थिंग के लिए अब ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो आगे हमें किस प्रोजेक्ट में नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उसकी पूरी की पूरी थीम और 50 मिनट के अंदर इस पूरी की पूरी स्टोरी को फिट करना, एक्शन को दिखाना, गोर को दिखाना, ब्लड को दिखाना, मैं इसका फ़ैन होकर रह गया। तो नंबर 2 पे हम जिस शो को रखने वाले हैं वो कोई और सा नहीं बल्कि मून नाइट होने वाला है। मून नाइट जो है एक ऐसा शो होगा जिसके बारे में मैं बहुत कम जानता था इससे पहले, और मून नाइट के कैरेक्टर के अंदर मेरा कभी इतना इंटरेस्ट था नहीं। मैं जानता था कि वो थोड़ा सा पागल टाइप का, जिसकी मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं, उसके अलग अलग रूप हैं, उसके अलग अलग पर्सोनाज हैं, जिस तरह हल्क के भी होते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शो के अंदर इसके सारी की सारी बीमारी को एक पावर की तरह दिखाया, उसका मैं फ़ैन होकर रह गया। और यहाँ पे जिस तरह मिस मार्वल के अंदर मैंने बात करी कि वहाँ पे इंडियन म्यूजिक्स और इंडियन चीज़ों को दिखाया गया जिससे हम रिलेट हो पा रहे थे, तो यहाँ पे मेरा क्योंकि ओरिजिन जो है वो सऊदी अरब से भी जाके लिंक करता है, मैं थोड़ा बहुत अरबी वगैरह के कल्चर को भी जानता हूँ। तो यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने वो अरेबिक सॉन्ग को इस्तेमाल करा, अरेबिक कल्चर को दिखाया, इजिप्ट की पूरी फील दी, वाइब दी, मैं उसका फ़ैन होकर रह गया था। इसके अलावा यहाँ पे CGI की कमी ज़रूर थी इस पूरी की पूरी शो के अंदर। मून नाइट के सीन्स जो थे वो और ज़्यादा खतरनाक और बैडेस किस्म के बन सकते थे जो उन्होंने नहीं बनाए, और साफ लग रहा था कि यहाँ बजट की कमी थी। लेकिन उसके बावजूद जो सबसे ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो उसकी स्टोरी थी, और ख़ासकर ऑस्कर आइजैक की परफॉर्मेंस जो कि उन्होंने सीरीज़ के अंदर बहुत ही दमदार किस्म की थी। इजिप्शियन पैंथियन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो यूनिवर्स एक्सपेंशन वाली बात तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शायद की गई है। और हम देखेंगे कि किस तरीके से यही इजिप्शियन गॉड्स हमें आगे चल के थॉर की और दूसरी मूवीज़ में भी नजर आएंगे ही, जब सारे के सारे ग्रीक गॉड जो है हमारे थॉर को पकड़ने के लिए आएंगे। और मून नाइट का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया और मैं उसको आगे देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, खासकर उसकी जेक लॉकली वाली पर्सनैलिटी का, जिसको हमने एंड क्रेडिट के अंदर देखा था। तो नंबर 1 पे मैं यहाँ पे जिसको रखना चाहूँगा वो लोकी सीरीज़ है, और आई एम श्योर कि इससे ज़्यादा कोई और चीज़ डिजर्व करती नहीं फेज़ 4 के अंदर जो नंबर 1 पे होती। अब यहाँ पे हम बात करें टीवी की इंट्रोडक्शन की, टाइम ट्रैवल की पहेलियों को बुझाने की, सेक्रेट टाइमलाइन के बारे में बताने की, लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स को दिखाने की, अलग अलग प्लैनेट्स और जगहों को दिखाने की, या फिर हम बात कर लें यहाँ पे ही हू रिमेन्स की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होने वाली है पूरे के पूरे मार्वल के फ्यूचर के लिए। अगर हम बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, एंड क्वांटममेनिया की, कैंग डायनेस्टी की और सीक्रेट वॉर्स, तो ये ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होने वाले जो कि फेज 4, 5 और 6 को बदल के रखने वाले हैं। और इन सब की शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि लोकी सीरीज से स्टार्ट होती है, जब सिल्वी ही हू रिमेन्स की जान लेके सेक्रेट टाइमलाइन को खोल देती है और मल्टीपल ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती है। और जिस तरह से मैंने कहा था कि वांडा विजन हमेशा जो है क्लिफ हैंगर के ऊपर खत्म होता था उसका एपिसोड, तो लोकी का भी कुछ ऐसा ही हाल था कि वहाँ पे उसका हर एक एपिसोड एक बड़े सस्पेंस और क्लिफ हैंगर के ऊपर खत्म होता था, जहां हम उसके अगले एपिसोड के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे। और शायद मैं कहूँगा कि लोकी सीरीज उन सीरीज में से एक है जिसने हमें बिल्कुल भी अपने क्लाइमेक्स से डिसअपॉइंट नहीं करा, बल्कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे भी हमें बहुत ज़्यादा बढ़ के दिया। और एक्सपेंशन की बात की जाए यूनिवर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पूरे सारे के सारे फेजेस में किसी भी चीज़ ने इतना ज़्यादा यूनिवर्स को एक्सपेंड किया जितना लोकी ने किया है। यहाँ पे हम बात करें पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, मल्टीपल टाइमलाइंस की, टाइम ट्रैवल की, हर एक चीज़ के
बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया और इसीलिए ये सीरीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो लोकी उन प्रोजेक्ट्स में से एक है जो कि मेरी नज़र में एक जेम है। और बात करें टॉम हिडलस्टन की एक्टिंग की एज अ लोकी, तो वो तो फिनोमिनल है। तो लोकी का जैसा कि सीजन 2 भी अनाउंस कर दिया गया, जिसकी फिल्मिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं इस सीरीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड बैठा हुआ हूँ। सो गाइस, ये थी हमारी रैंकिंग पूरे के पूरे फेज 4 के सारी सीरीज़ की। और मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूँगा जिस तरह से मैंने अपनी मूवीज़ वाली वीडियो में किया था कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब मूवीज़ तो आई हैं, लेकिन कुछ अच्छी मूवीज़ भी आई हैं और उन अच्छी मूवीज़ को लोग अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोल रहे हैं सारी की सारी बुरी मूवीज़ की वजह से। तो यहाँ पे सीरीज़ के अंदर भी बिल्कुल यही केस है कि यहाँ पे सीरीज़ के जरिए हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश गई है, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखाई गई हैं और जिसको 1-2 चीज़ों में दिखाया जा सकता था उसके लिए 4-4 5-5 एपिसोड लगा दिए। तो ये चीज़ बिल्कुल मानने वाली है। लेकिन वहीं पे हमारे पास कुछ जेम्स भी आए हैं, जिस तरह वेयरवुल्फ बाय नाइट हो गया, मून नाइट हो गया, लोकी हो गया, और ये ऐसे शोज़ हैं जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के हैं और ये भी उन सारी की सारी बुरी शोज़ की वजह से ओवरशैडो हो रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सीरीज़ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि वो अपने एपिसोड्स को वीकली बेसिस पे रिलीज़ करते हैं, एक एपिसोड को, जो कि हम फैंस के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें शी-हल्क की, तो उसको 9 हफ्तों तक हमने बर्दाश्त किया है और एक ही हफ्ता इतने घटिया एपिसोड का इंतजार कर रहे थे। अगर शी-हल्क को पूरा एक साथ रिलीज़ कर दिया जाता और हम उसको एक ही दफ़ा में देख लेते और अपना रिव्यू दे देते, तो शायद वो हमें इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लगती और हम उसको कहीं ना कहीं इंजॉय कर लेते। लेकिन ये जो 9 हफ्ते का वेट था, इसने बुरी चीज़ को बदतर बना दिया। तो मार्वल का सबसे मुश्किल, तो मार्वल अगर अपनी क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर सकता, अपनी स्टोरी राइटिंग को इंप्रूव नहीं कर सकता है, तो वो इस चीज़ को तो ज़रूर कर सकता है कि वो अपने शोज़ को पूरा एक ही साथ रिलीज़ कर दे और उसको लोग एक ही दफ़ा में एंजॉय कर लें। सो गाइस, मैं यहीं पे अपनी वीडियो को रैप अप करता हूँ और ये था मेरा ओपिनियन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 की सीरीज़ के हवाले से। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके अपना ओपिनियन और अपनी रैंकिंग ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस तरह की ऑसम वीडियोस चैनल पर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर को भी जरूर विजिट कीजिएगा, जहाँ पे मैं डेली बेसिस में मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। साथ ही साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लेना, जहाँ मैं इसी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे शेयर कर रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं हमने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।